हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की ये जो क्लास है वो हमारी समूचे को लेकर अंतिम क्लास है और इस क्लास के अंदर हम कुछ बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो आपने मुझसे पूछे हैं। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि अगर आपको समूचे प्रश्नावली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रश्न हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो आज मैं कंप्लीट जो भी पूरी एक्सरसाइज है उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं उन सब क्वेश्चंस की आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 की। एक्सरसाइज 1.3 में से ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं समुच्चय निर्माण रूप के अंदर, और आपको यहाँ पर उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है के निशानों को भरना है। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने इन दोनों का यूज़ करना है। आपको बताना है कहाँ ये उप समुच्चय के लिए यूज़ करेंगे जो भी समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और कहाँ ये उप समुच्चय नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसका 4th पार्ट। इसमें लिखा हुआ है कि x और x जो है वो एक किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, कि हमारे पास कोई एक समतल है, कि इसी को हमने एक समतल मान लिया, ये एक समतल है और इस समतल के अंदर जितने भी वृत्त बन सकते हैं वो x के बराबर हैं। कि इस समतल के अंदर आपको अलग अलग वृत्त बनाने हैं, चाहे कितना ही छोटा है चाहे कितना ही बड़ा है। ठीक है, अलग अलग वृत्त बनाने जितने हम बना सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ आने वाले हैं इस तरफ। और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इसके सामने फिर से लिखा हुआ है कि x, और इस बार x जो है वो समान समतल में, मतलब इसी समतल में एक वृत्त है। और इसको पूरा लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिसकी त्रिज्या इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मतलब अब आपको जो वृत्त बनाने हैं उन सब वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 1 इकाई लेनी है। वो 1 सेंटीमीटर हो सकती है, वो 1 मीटर हो सकती है, मतलब 1 के रूप में होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इस तरफ जो वृत्त आएंगे, ठीक है, इस समुच्चय के अंदर जो वृत्त आएंगे क्या वो सारे के सारे अवयव जो कि वृत्तों के रूप में हैं, क्या वो सामने इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर आ जाएंगे क्या? कि एक तरफ जो समुच्चय हमारे पास है, कि एक तरफ जो समुच्चय उसमें तो अलग अलग वृत्त हैं, चाहे वो कितना ही छोटा है चाहे कितना ही बड़ा है। मतलब इसमें इकाई त्रिज्या के भी हैं, 2 इकाई के भी हैं, 3 इकाई के, 4 इकाई के, अलग अलग इकाइयों के वृत्त यहाँ पर हैं। कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इसने सिर्फ ये बोला हुआ है कि समतल में स्थित कोई एक वृत्त। ठीक है, तो समतल में स्थित कोई भी वृत्त हो सकता है वो, लेकिन वहां सामने जो लिखा हुआ है, सामने सिर्फ अपने को वही वृत्त बनाने जिसके अंदर इकाई त्रिज्या के वृत्त होंगे, सिर्फ इकाई त्रिज्या के वृत्त। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर मान लो ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है, ये 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, समझने के लिए। लेकिन सामने जो वृत्त हैं वो तो सिर्फ इकाई त्रिज्या के ही हैं। सामने जो वृत्त हैं वो कौन से हैं? इकाई त्रिज्या के। तो क्या यहाँ पर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे क्या? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शामिल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई त्रिज्या के अलावा और भी वृत्त हो सकते हैं, लेकिन सामने सिर्फ इकाई त्रिज्या के वृत्त हैं। तो जो यहाँ पर अवयव हैं वो सारे के सारे यहाँ नहीं हो सकते। तो अपने कह सकते हैं कि इसके लिए उप समुच्चय नहीं बन सकता। तो पहला जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आ जाएगा, सबसेट नहीं है। बात कर लेते हैं अपने इसके बाद में इसके 5th पार्ट की, कि इस बार x समतल में स्थित एक त्रिभुज दे रखा है, कि इस समतल के अंदर जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं वो सारे के सारे, और सामने दे रखा है आयत। तो आपको ये देखना है कि जो त्रिभुजों से जो समुच्चय बनेगा, ठीक है, जो त्रिभुजों से समुच्चय बनेगा क्या वो सारे के सारे आयतों में चले जाएंगे क्या? कि एक तरफ जो समुच्चय है उसमें तो आपको त्रिभुज दे रखे हैं चाहे कैसा भी हो, और सामने की तरफ आपको आयत दे रखे हैं चाहे कैसा मर्जी हो। इस तरीके से समझने के लिए सिर्फ, तो क्या यहाँ पर जो अवयव हैं क्या उसमें है क्या? कि यहाँ जो अवयव हैं वो सारे के सारे क्या सामने वाले समुच्चय में आ जाएं? तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ सिर्फ त्रिभुज हैं, उस तरफ सिर्फ आयत हैं। तो त्रिभुज आयत के अंदर तो जा ही नहीं पाएंगे। कि यहाँ वाले अवयव अपने इनको इनमें से किसी को भी त्रिभुज तो बोल ही नहीं सकते कि ये तो आयत हैं और ये त्रिभुज हैं। तो अपने कह सकते हैं कि दूसरा जो है ये भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें निशान लगाने थे। अच्छा, 4th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। आपको उप समुच्चय बताने हैं। ठीक है, तो उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। देखिए एकल और ये जो रिक्त समुच्चय है इनकी बात अपने लास्ट में करेंगे। पहले ये देख लीजिए, जैसे अब ये ए को भी, हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से करना है, पर फिर भी देख लीजिए कि उप समुच्चय अपने को किस तरीके से लिखने होते हैं। तो उप समुच्चय लिखने के लिए ध्यान दें कि सबसे पहले तो हमें लिखना होता है रिक्त समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब होता है कि छोटा समुच्चय, कि आपको इनके लिए छोटे समुच्चय लिखने हैं जो यहाँ पर हों, इन्हीं अवयवों से बने, कि इन्हीं अवयवों से बनने वाले छोटे छोटे समुच्चय आपको बताने हैं। तो जैसे अब अपने इसकी बात करें अगर अपने, तो इसके लिए पहले अपने ये सिंगल अवयव ले लिया। ठीक है, ये छोटा समुच्चय बना लिया कि इसी में से निकाल के इसी तरीके से किया हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि ये दोनों भी ले सकते हैं अपने, और एक बताया था कि रिक्त समुच्चय। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो इस
समुच्चय के लिए हमारे पास टोटल 4 जो हैं वो क्या हो गए, उप समुच्चय के 4 छोटे समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको छोटे समुच्चय लिखने हैं कि इन्हीं अवयवों से बनाने हैं, छोटे छोटे बनाने हैं। हाँ, ये दोनों भी हो सकते हैं और दोनों नहीं भी हो सकते हैं, मतलब खाली भी हो सकते हैं। अब जैसे अपने इसकी बात करें 1 2 3 की, कि पहले उन्होंने बना लिया सिर्फ एक, इस तरीके से ये दो, मतलब छोटे छोटे समुच्चय बनाने हैं अपने को। पहले सिंगल सिंगल अवयव ले लिए, अब डबल अवयव ले लो, जैसे 1,2 या 1,3, फिर 2,3। ठीक है, ये डबल डबल हो गए। और एक ले लो कि सारे के सारे अवयव 1 2 3, और एक ले लो जिसमें कुछ ही ना हो, खाली। ठीक है, कि इनसे छोटे मतलब समुच्चय अपने को बनाने हैं। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से 8 समुच्चय बन जाएंगे, उप समुच्चय। अब जैसे ये हैं, तो अब इससे छोटा तो क्या ले अपने, तो इससे छोटा तो खाली हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। अब उससे भी छोटा हो क्या हो सकता है, तो वो खाली रहेगा, और दूसरा ये खुद हो जाएगा। तो इसमें ये 2 ही बनेंगे। ये 2 इसके उप समुच्चय हैं, इसमें टोटल 4 उप समुच्चय हैं, इसमें 8 उप समुच्चय हैं। अब अपने बात करते हैं इसकी, कि ये तो पहले से ही खाली है, कि ये रिक्त समुच्चय दिया हुआ है। अब रिक्त समुच्चय के अंदर कोई अवयव तो होता नहीं है। अब इसके लिए क्या बनेगा, तो वो अपने को देखना है। तो इसके लिए जो उप समुच्चय बनेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कि उप समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय के उप समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का जो उप समुच्चय वो खुद ही बनेगा ये। ठीक है, ये खुद ही हो सकता है क्योंकि अब इसके अंदर कोई अवयव तो है नहीं, ताकि उससे कम अपने अवयव ले लेते, तो अवयव तो कोई है नहीं, तो इसलिए ये खुद ही बन पाएगा। ठीक है, कि छोटे छोटे अवयवों से तो कोई मतलब कम अवयवों से तो बन नहीं पाएगा, इसलिए ये खुद ही जो है वो अपने लिए क्या रहेगा, ये उप समुच्चय का काम करेगा। तो रिक्त समुच्चय के लिए केवल एक ही उप समुच्चय बनेगा, वो खुद है। कि रिक्त समुच्चय, मैंने आपको बोला भी था ये, कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो केवल और केवल स्वयं का ही उप समुच्चय होता है। ये बात मैंने आपको बताई भी थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जिससे पहले जब हमने उप समुच्चय स्टार्ट किया था। चलिए अब अपने इसमें ये 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन इसी से होने वाला ही है। देखिए इसने बोला है कि ए के घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। पी ए का मतलब है घात समुच्चय, तो आपको घात समुच्चय के अंदर अवयव बताने हैं कितने हैं, और ए का मान अपने को दे रखा है, ए का मान दे रखा है अपने को रिक्त समुच्चय, कि ए बराबर है इस तरीके से एम्प्टी सेट, और इसके लिए हमें घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो मैंने आपको इसका एक सूत्र बताया था, यहाँ लिख लेते हैं अपने, कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो इसका सूत्र था 2 की पावर n, तो 2 की पावर। अब ये रिक्त समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, इसमें कोई अवयव होता ही नहीं है, तो यहाँ पे n की 0 आ जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अपने को आंसर लिखना था। बात करते हैं अपने इसके बाद में अगले डाउट्स की। तो देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर 26। देखिए इस 26वें एग्जाम्पल के अंदर, जो कि वेन आरेख से संबंधित है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में इसको, कि कोई एक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण के अंदर 400 विद्यार्थी थे। ठीक है, 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, और उसमें से ये देखा गया कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो कि सेब का रस पीते हैं, वो 100 हैं, संतरे का रस पीते हैं वो 150 हैं, 150, और सेब और संतरे दोनों का रस पीते हैं वो है 75। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो न तो संतरे और न ही सेब का रस पीते हैं। तो आप इसको सबसे पहले तो वेन आरेख से सरल कीजिए। ठीक है, वेन आरेख से देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की संख्या कहाँ पर यूज़ की जाएंगी। तो एक सार्वत्रिक समुच्चय बना लेंगे अपने, और यहाँ पर जैसे 2 बात की गई, एक तो सेब के लिए और एक संतरे के लिए, तो अपने सेब और संतरे के लिए अलग अलग वृत्त बना लेंगे, कि ये हमने पहला जो वृत्त है वो सेब के लिए मान लिया, और ये दूसरा जो है वो संतरे के लिए, और ये जो बीच में कॉमन है ये क्या होगा, ये दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए। चलिए अब इसने बोला है कि सेब का रस पीने वाले 100 हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो जो कॉमन पार्ट होता है पहले उसी को लिखा जाना चाहिए। इसने बोला कि सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले विद्यार्थी 75 हैं, तो इस बीच वाले बॉक्स के अंदर आएंगे 75 विद्यार्थी, कि यहाँ पर तो आगे 75 75। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए सेब वाले कितने हैं 100। अब से ये सेब वाला बॉक्स है सारा का सारा, तो इसमें 100 आने चाहिए, 100 आनी चाहिए, जिसमें से 75 तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर पीछे 25 और बच के जो आने वाले थे 25 और आ जाएंगे, मतलब केवल और केवल सेब के लिए। ठीक है, टोटल करोगे तो 100 बनी रहे, लेकिन अपने को क्या करना है कि यहाँ पर लिखनी थी संख्या, तो 100 में से माइनस करके लिख देंगे, क्योंकि 75 जो है उसमें शामिल है सेब भी। अब बात कर लेते हैं अपने संतरे वाले के लिए, तो उसमें 150 हैं, जिसमें से 75 आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएंगे कितने 75, टोटल जो है वो 150 रहना चाहिए। अब देखिए अगर अपने इन तीनों का जोड़ करते हैं तो ये आ जाएगा कि या तो सेब का रस पीने वाले या फिर संतरे का रस पीने वाले। तो यहाँ लिख लेंगे कि 25
प्लस 75 प्लस 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 और ये 75, 175। तो यहाँ लिखेंगे कि 175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो सेब या संतरे का रस पीते हैं, ठीक है। 175 तो ऐसे हैं जो कोई ना कोई मतलब सेब या संतरे का रस लेते हैं। अब देखिए इसने ये पूछा है कि न तो संतरे और न ही सेब। अभी तक हमने इस 400 का यूज़ नहीं किया कि ये 400 कहाँ पर आएगा। तो देखिए सर्वेक्षण हुआ 400 विद्यार्थियों का, मतलब ये टोटल जो आयत है ये हमारे लिए सार्वत्रिक समुच्चय, ये 400 का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो है वो 400 है, ध्यान देना। ये जो सर्वेक्षण हुआ है वो 400 विद्यार्थियों पर हुआ है। तो 400 में से मुझे ये पता लग गया कि 175 ऐसे हैं जो या तो सेब या संतरे मतलब कोई ना कोई रस जरूर पीते हैं। तो अब सोच के देखिए कि अगर अपने इस 400 में से इस 175 को माइनस कर दे, देखिए 175 तो ये हो गए सारे, ये सारे 175 हैं, ये सारे, इनको काउंट करोगे सबको, इन सबको काउंट करो तो कितना आएगा, 175 आएगा। तो ये जो 175 है इसमें कोई ना कोई तो शामिल है, या तो उसमें सेब शामिल है या उसमें संतरा शामिल है। इसने बोला कि न तो सेब होना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए, संतरा होना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, जैसे पूरा का पूरा बॉक्स 400 के बराबर है, तो इस 400 में से इस बीच वाले पोर्शन को हटा देंगे। तो एक्चुअल के अंदर ये हुआ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अगर अपने बात करें इसकी कि अगर अपने इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, ठीक है, कि इस वृत्त को ए मान लें और इधर वाले को बी मान लें, तो हमें जो दिया हुआ था ये वाला जो मान है कि ये मान जो है वो ए यूनियन बी का मान है, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये तो आ गया 175, ठीक है। और अगर अपने नंबर ऑफ इस तरीके से लिख दें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देखिए इसको समझना है इस चीज़ को, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश का मतलब ए नहीं, बी डैश का मतलब बी नहीं, ठीक है। ए डैश का मतलब हुआ ए नहीं और बी डैश का मतलब हुआ बी नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि न तो संतरा और न ही सेब, न तो बी और न ही ए, न ही संतरा और न ही सेब, इस तरीके से। तो ये वाला जो मान है अगर वो मान ज्ञात करना है तो 400 में से टोटल में से किसी ना किसी को माइनस कर दो, मतलब 175 को माइनस कर दो कि 400 माइनस 175, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आने वाला है 225, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो ये कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये बराबर होता है सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस कर दो यूनियन को। और ये मैंने आपको बताया भी था कि इकाई में से माइनस करना है, इकाई में से दोनों होने वाले माइनस कर दो ए या बी को, तो नए नए वाले रह जाएंगे कि ए नहीं और बी नहीं निकालना है, तो यूनियन अपने सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस कर दो किसको, यूनियन को, सार्वत्रिक समुच्चय में से यूनियन को माइनस कर दोगे तो इस तरीके का मान आ जाएगा। मतलब ये टोटल 400 है जिसमें से 25 75 को अगर अपने हटा दें तो ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें आएगा 225, इसमें क्या आ जाएगा 225, कि 225 तो यहाँ आ गए जो कोई भी रस नहीं ले रहे, और 175 यहाँ आ गए जो किसी ना किसी का रस ले ही रहे हैं, कि या तो सेब या संतरा। तो वेन डायग्राम बनाए साथ में और इस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है 27वां एग्जाम्पल। 27वें एग्जाम्पल में देखिए आपको दिया हुआ है कि चर्म रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो 200 हैं, ठीक है, चर्म रोग से पीड़ित 200 व्यक्ति हैं। C1 उसमें भी देखिए पीड़ित व्यक्ति दे दिए अपने को चर्म रोग से, कि जिनको चर्म रोग हो ऐसे 200 व्यक्ति हैं, और उनमें भी, ठीक है, उन 200 में भी C1 रसायन से पीड़ित हैं 120, C2 रसायन से पीड़ित हैं 50, मतलब अलग अलग प्रकार दे दिए यहाँ पर, और दोनों से जो पीड़ित हैं वो 30 हैं। तो पहले तो अपने इसका वेन डायग्राम बना लें कि एक सबसे पहले तो आयत बनाएंगे जिसमें C1 और C2 ये दो वृत्त बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर ये दोनों मिला के जो पीड़ितों का ही बन जाएगा, ठीक है, टोटल जो भी दिया हुआ है अपने को वृत्त जो। अब इसमें C1 से पीड़ित 120 हैं, C2 से 50 और दोनों से, तो दोनों वाले यहाँ तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया। अब देखिए C1 में कितने हैं, 120 हैं, जिसमें से 30 तो आ ही चुका है, तो यहाँ पे 90 रह जाएगा, ठीक है, 90 + 30 पूरा ये C1 बन जाएगा। और C2 की बात करें तो 50 होना चाहिए, तो 30 आ चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि C1 से पीड़ित किंतु C2 से नहीं, मतलब C1 होना चाहिए, C2 नहीं होना चाहिए। तो C1 देखो, इसने बोला कि C1 हो लेकिन C2
ना हो, C1 हो लेकिन C2 ना हो। तो C1 हो और C2 ना हो, वो तो कितने हैं 90। साफ ही दिख रहा है कि ये जो 90 है इसमें केवल और केवल C1 वाले हैं, इसमें C2 का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है। ठीक है, इसको अपने C1 माइनस C2 भी बोल सकते हैं, C1 माइनस C2, कि C1 में से C2 को हटा दो। ठीक है, C1 में से C2 को हटा दो, तो C1 में टोटल वैसे तो 120 थे, 120 में से कॉमन 30 हटा दो, तो पीछे जो बचा वो कितना बच गया, 90 बच गया। इसी तरीके से सेकंड में कि C2 से पीड़ित हो लेकिन C1 से नहीं, तो इस बार NC2 माइनस C1, मतलब सिर्फ C2 चाहिए अपने को, C1 नहीं चाहिए, तो सिर्फ C2 चाहिए, तो उसमें 20 है, मतलब 50 में से ये 30 माइनस हो जाएगा इस बार। तो ये तो हो गया केवल और केवल के लिए। अब अपने बात कर लेते हैं C1 अथवा C2। तो देखिए अथवा का मतलब यहाँ पर या हो गया, और या का मतलब यूनियन, या का मतलब यूनियन। तो इस बार आपको इनका यूनियन निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, C1 यूनियन C2। तो इसका फॉर्मूला होता है कि C1 की संख्या फिर C2 की संख्या माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की संख्या। तो C1 में थे 120, C2 में थे 50 और इंटरसेक्शन में थे 30, तो 120 प्लस 20 मतलब 140। ठीक है, तो इसका आंसर आया 140। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन काफ़ी सरल हो जाते हैं, तो वेन डायग्राम की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस की। इसके बाद में अगला जो एग्जांपल पूछा गया वो है 34वां एग्जांपल। 34वें एग्जांपल को भी आप वेन डायग्राम से ही सरल करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं अपने 34वें एग्जांपल की। 34वें एग्जांपल के अंदर देखो क्या दिया हुआ है कि फुटबॉल के लिए ऐसे लोग जिनको पदक मिला वो 38 हैं, बास्केटबॉल के लिए पदक मिला 15 लोगों को, क्रिकेट के लिए पदक मिला 20 लोगों को। कि आपको यहाँ पर पदकों की संख्या दे रखी है कि कितने लोगों को पदक मिला। ठीक है, अलग अलग खेल हैं, 3 खेल हैं, और तीनों खेलों के लिए जो पदक जिन लोगों को पदक मिला उनकी संख्या अपने को बता रखी है। ठीक है, फुटबॉल के लिए 38, और फिर उसके बाद बोला है कि तीनों खेलों के लिए मिला, कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिनको तीनों खेलों में मिला है। मतलब ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के लिए भी मिला है, बास्केटबॉल के लिए भी मिला है और फुटबॉल के लिए भी मिला है, तीनों खेलों के लिए कॉमन पदक मिला है। और कुल लोग जिन्हें पदक मिला वो है 58। टोटल जो लोग हैं जिनको पदक मिला वो 58 हैं। और अपने को बात करनी है ऐसे व्यक्तियों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जिनको सिर्फ ठीक मतलब 2-2 खेलों में पदक मिला है। ठीक है, कि अपने को ये जो फुटबॉल दिया हुआ है, फुटबॉल में जैसे 38 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फुटबॉल के ही हैं। ये जो 38 जो पदक हैं, हो सकता है कि इसमें क्रिकेट वाले भी शामिल हों और इसमें बास्केटबॉल वाले भी शामिल हों। जैसे ये बास्केटबॉल के 15 है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये केवल बास्केटबॉल के हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी को फुटबॉल के लिए भी मिला हो और किसी को क्रिकेट के लिए मिला हो। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। लेकिन टोटल जो है, कुल जो है वो 58 ही लोग हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3 मतलब बातें, 3 क्रिकेट शब्द आए हैं यहाँ पर, बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। तो तीनों के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक तो वेन आरेख बनाएंगे, और तीनों के लिए हो सकता है कि अपने को सूत्र भी लिखना पड़ जाए कंबाइन का। तो अभी तक मैंने 3 के लिए आपको सूत्र नहीं बताया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं वो 3 वाला सूत्र भी बता दूंगा जो तीनों के लिए यूज होगा। तो पहले अपने लिख लेते हैं जो अपने को गिवन है कि फुटबॉल के लिए जो पदक मिला है इसको अपने मान लो नंबर ऑफ F, फुटबॉल की संख्या। ठीक है, फुटबॉल वाले पदकों की संख्या शॉर्ट में लिखना है। बास्केटबॉल वाले को अपने मान लो नंबर ऑफ B इस तरीके से, और क्रिकेट वाले को मान लो अपने नंबर ऑफ C। और ये जो तीनों खेलों के लिए जो मिला ना 3 लोगों को, ये बन जाएगा अपना N ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मान। ठीक है, ये मान बराबर आ जाएगा किसके, 3 के, जो तीनों में कॉमन है उसके लिए। और कुल लोग जिन्हें पदक मिला 58, और ये जो 58 है ये बन जाएगा यूनियन। ठीक है, कि कुल लोग कितने हैं जिनको पदक मिला, तो वो यूनियन बराबर 58 के रह जाएगा। मतलब फुटबॉल वाले भी हो सकते हैं, या फिर वो बास्केटबॉल वाले हों, या फिर वो क्रिकेट वाले हों, तीनों के लिए कॉमन जो है, कंबाइन जो है वो 58 आ जाएगा। कॉमन 3 है और कंबाइन देखें अगर अपने, तो वो कितना है, 58 है। तो अपने को 2-2 खेलों के लिए बताना है कि कितने लोगों को पदक मिला है। ये जो ठीक शब्द लगा इसका भी काफ़ी यहाँ पर रोल है। तो पहले तो अपने इसका वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम इसका किस प्रकार से बनेगा, इस तरीके से कि ये हो गया फुटबॉल के लिए, ये बास्केटबॉल के लिए, और ये होगा किसके लिए, क्रिकेट के लिए। तो टोटल फुटबॉल वाला जो बॉक्स है वो 38 के बराबर है, टोटल बास्केटबॉल वाला 15 के बराबर है, टोटल जो क्रिकेट वाला बॉक्स है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अब यहाँ पर अपने पूरा वो लिख नहीं पाएंगे, उससे पहले यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट है इसको दिखाएंगे A B C, और इसको लिखा दिया हमने D। अब ये जो A B C D लिखा है इसके बारे में आपको बता दूं कि A B C D एक्चुअल में यहाँ पर है क्या चीज़। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो A, ठीक है, जो A है, इस A को बोलेंगे केवल, ध्यान देना यहाँ पे शब्द यूज़ किया मैंने, केवल। ठीक है, A जो है वो है केवल
एफ और बी, ठीक है। ए जो है सिर्फ ए यहाँ तक का, ये इतना, इसमें सिर्फ एफ और बी का हिस्सा है, ठीक है। मैंने डी को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया और ये सी को छोड़ दिया, मतलब केवल और केवल, ठीक है। एफ और बी के अलावा और कोई नहीं है इसमें, एफ और बी के अलावा और कोई नहीं है ए के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ बी की बात करूं कि बी क्या चीज़ है, तो बी हो जाएगा केवल एफ और सी, केवल एफ और सी। और इसी तरीके से अपने सी की बात करें कि सी क्या चीज़ है, तो केवल सी और बी, ठीक है। ये सी और ये सी अलग है, इसको अपने थोड़ा बड़ा बना सकते हैं क्रिकेट के लिए जो है, तो यहाँ जाएगा केवल बी और सी, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझनी है सबसे पहले तो, क्योंकि इसका ही यूज़ है क्वेश्चन के अंदर कि ए का मतलब सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले सिर्फ दो खेल हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक मैंने बोला ना कि ठीक शब्द का यहाँ पर यूज़ है, तो वो केवल जो है वो ठीक के लिए है, ठीक केवल सिर्फ ये सब एक ही बातें हैं, इनका कोई अंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ए का मतलब हुआ ठीक एफ और बी, बी का मतलब ठीक या केवल एफ और सी का मतलब ठीक बी और सी, ठीक है। इस चीज़ को समझना उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ लिख लेंगे ज्ञात करना है तो अपने को ए बी और सी का ही जोड़ ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो ध्यान में रखना पड़ेगा इस यूनियन का सूत्र, जो कि अभी तक हमने लिखा नहीं है। तो यूनियन का सूत्र देखिए क्या होता है कि एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर होता है तीनों का जोड़, ठीक है। पहले तो तीनों का जोड़ कर दिया, फिर माइनस एफ इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस बी दो को माइनस करना है सी इंटरसेक्शन एफ, और फिर लास्ट में अपने को प्लस करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन। बुक में दे रखा है ये सूत्र। अब देखिए एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये मान अपने को 58 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ 58 आ जाएगा बराबर। एफ के अंदर अवयवों की संख्या 38 है, तो यहाँ 38 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे 15, फिर 20 माइनस, अब देखिए एफ और बी में कॉमन, तो एफ और बी में जो कॉमन है, यहाँ देखिए एफ और बी में कॉमन क्या है, तो एफ और बी में जो कॉमन है वो आएगा ए और ये डी, एफ और बी में कॉमन आ जाएगा ए प्लस डी। देखिए यहाँ पर भी एफ और बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द यूज़ है वो कौन सा है, केवल। कि केवल अगर अपने शब्द यूज़ करते हैं तो सिर्फ ए लिखना है। अगर इस केवल को हटा दें, सिर्फ ये पूछें कि एफ और बी, ठीक है, केवल शब्द नहीं लिखा हुआ, एफ और बी लिखा हुआ है, तो एफ और बी के लिए ए और डी दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ए भी कॉमन है और डी भी कॉमन है, कि ए और डी जो है वो पूरे एफ और पूरे बी में क्या है, कॉमन है। लेकिन जब केवल शब्द लगा देंगे तो डी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो डी है वो सी के अंदर भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो अदर वाले अपने को नहीं लेने, केवल शब्द लगाओ तो सिर्फ ए आएगा। वहाँ पे केवल शब्द के बारे में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एफ और बी में कॉमन कुछ है, तो केवल नहीं है वहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वहाँ पर केवल नहीं है तो ए भी आ जाएगा और ये डी भी आ जाएगा। फिर माइनस बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कॉमन जो है वो सी भी है और डी भी है, सी भी है और डी भी है। फिर माइनस सी और एफ में कॉमन, तो सी और एफ में कॉमन बी भी है और डी भी है, बी है और साथ में डी है। फिर प्लस तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन अपने को दिया हुआ है, तीनों में जो कॉमन है वो 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 58 बराबर 38, 15 और 20, ये बनेगा 73 प्लस 3 76। फिर माइनस ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस डी। मैंने ये माइनस माइनस और माइनस तीनों का कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट को हटा दिया। अब देखिए 58 बराबर 76 माइनस, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। देखिए ये कैसे लिखा कि ये जो डी है, डी और डी 3 बार आया, और डी यहाँ पे तीनों में कॉमन है, डी जो है वही तीनों में कॉमन था, तो जो तीनों में कॉमन है एक्चुअल में ये डी का भी मान है। ये किसका मान है, डी का मान, जो तीनों में कॉमन है। तो मैंने इस डी की जगह 3 कर दिया, इसकी जगह भी 3 लिख दिया और इसकी जगह भी 3, तो ये बी, ये सी और ये ए अलग से लिख दिए। तो बस इसको हल करके बाद उसको निकालना है। 76 माइनस का ए प्लस बी प्लस सी अलग हो जाएगा, और ये 3 3 3 9 बनेगा, तो माइनस का 9 बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर निकालो इसको। तो 76 माइनस 9, तो 58 बराबर 67 माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस वाला इधर लिया हुआ 58 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से अपने कैलकुलेशन करके ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल सकते हैं, जो कि बराबर किसका 9। तो 9 लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 खेलों के लिए, ठीक 2-2 खेलों के लिए, ठीक है, ठीक 2-2 खेलों के लिए पदक मिला है।
अब अपनी बात कर लेते हैं विविध के अंदर जो वे नारक से संबंधित क्वेश्चन है उनकी। तो देखिए विविध का 15वां क्वेश्चन, इस 15वें क्वेश्चन के अंदर आपने को समाचार पत्रों के बारे में बताया हुआ है और एक सर्वेक्षण हुआ 60 लोगों का, 60 लोगों का सर्वेक्षण हुआ। उसमें से एच प्रकार के जो समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग हैं वो 25 हैं, ये लोगों की संख्या दी हुई है। और टी समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग 26 हैं, आई समाचार पत्र लोग पढ़ने वाले भी 26 हैं। दोनों पढ़ने वाले अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पर केवल शब्द का यूज़ नहीं हुआ, इस चीज़ का देना ना, ये दोनों के लिए है। तीसरा आता हो जाए ना तो उससे अपने कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों के लिए 9 दिया हुआ है। एच और आई के लिए 9 है, एच और टी के लिए 11 हैं, टी और आई के लिए 8 है। और तीनों जो समाचार पत्र पढ़ते हैं ऐसे लोग जो एच समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, टी समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और आई समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, ऐसे लोग कितने हैं? 3 हैं। ज्ञात क्या करना है? कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या और ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो देखिए इसका पहले तो वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम उन्हें किस प्रकार से बनाएंगे कि हमने सबसे पहले तो बनाना है 3 प्रकार के वृत्त। मान लीजिए ये एच के लिए है, ये टी के लिए है और ये किसके लिए है? आई के लिए है। तो तीनों पढ़ने वाले लोग 3 है, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा तीनों के लिए। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है पहले उसको लिख दीजिए। अब 2 के कॉमन लिखने हैं। देखिए एच और आई वाले कितने? 9 है। एच और आई वाले 9 होने चाहिए। अब 9 में से 3 तो यहाँ पे आ ही चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, एच और आई वाले 9 पूरे हो गए, एच और आई वाले 9 पूरे हो गए। एच ओ टी वाले कितने हैं? एच ओ टी वाले 11। तो एच ओ टी वाले 11 करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 और 3 11। और टी और आई वाले 8 हैं, टी और आई वाले 8 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो आ ही चुका है। 3 सब में से माइनस करके लिखना है अपने को सबसे पहले तो। अब एच वाले टोटल हैं, एच वाले हैं 25। अब देखिए ये एच वाला जो बॉक्स है वो 25 के बराबर होना चाहिए, ये सारा 25 होना चाहिए। तो अब ये देख लीजिए कि 25 में से क्या क्या संख्या आ चुकी है। तो 8 3 6 मतलब ये 17 बनता है। तो 25 में से 17 मान तो पहले आ ही चुके हैं, तो इसका मतलब पीछे 8 ही मान बचते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसने बोला कि समाचार पत्र टी वाले 26 हैं, तो ये सारा 26 होना चाहिए। तो 26 में से देख लीजिए कि क्या 8 और 3 11 और 5 है 16, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमने बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, आई वाले की। ये भी 26 ही हैं, तो ये 26 के बराबर होना चाहिए आई वाला भी। तो 6 और 3 9 और 5 14 आ चुका है। इसके अंदर पीछे कितना बचता है? 12। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, पहले अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। ये करेंगे ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग। तो केवल और केवल मतलब 8 10 और 12, साफ ही दिखाई दे रहा 8 10 और 12, तो ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। कि 30 लोग ऐसे हैं जो एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब उसमें से 8 ऐसे हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, 10 ऐसे हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं और 12 ऐसे हैं जो सिर्फ आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग कितने हो गए? टोटल 30 हो गए। और फिर पूछा कि कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक, तो कम से कम एक का पूछा है। तो वैसे देखा जाए तो यूनियन की बात कर रहा है ये कि H यूनियन T यूनियन I। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो मैंने सूत्र लगाया था उस सूत्र का आप यूज़ कर लीजिए, या फिर एक तरीका और भी है। यहाँ पर ये जो सारी संख्या दिख रही हैं इन सब का जोड़ कर दीजिए, इसमें कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। इसमें H भी है, इसमें T भी है और I भी है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 8 + 8, ठीक है, फिर 10, फिर 6 3 5 और फिर 12, मतलब इसमें कोई ना कोई तो आ ही गया। और या फिर वो जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूनियन वाला सूत्र लगाए उस सूत्र का यूज़ कर लीजिए, तभी हो जाएगा। इनको जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। तो 8 8 16 और 10 26 और 6 32, 32 और ये 20 बन रहे हैं ना आगे, हाँ 32 और 20 52। तो ये बन जाएगा 52 लोग, कि 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र तो पढ़ते ही हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट एग्जांपल की। तो देखिए विविध का 16वां क्वेश्चन, इस 16वें क्वेश्चन में देखिए कि ए उत्पाद को पसंद करने वाले लोग 21 हैं, बी उत्पाद को पसंद करने वाले लोग 26 हैं, सी को पसंद करने वाले 29 हैं, ए और बी दोनों को पसंद करने वाले 14 हैं, सी और ए दोनों को पसंद करने वाले 12, बी और सी दोनों को पसंद करने वाले 14 और ए बी और सी तीनों को पसंद करने वाले कितने हैं? 8 हैं। केवल सी का ज्ञात करना है। वेन डायग्राम बनाइए इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, कि ये हमारे लिए ए बी और सी है। तो जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 2 में देखिए ए और बी में कॉमन कितना है? 14। तो ए और बी में 14 कॉमन है तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 पहले से आ ही चुका है। फिर सी और ए में कॉमन 12 है, सी और ए में 12 कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ जाए क्योंकि 8 पहले से आ ही चुका है। फिर बी और सी में कॉमन 14 है, बी और सी में कॉमन 14, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, कि 8 और 6 14। और अब बात कर लेते हैं हमने ए उत्पाद वाले 21 हैं, ये ए वाला सारा बॉक्स 21 के बराबर होना चाहिए। अब 21 में से पहले क्या क्या आ चुका है? तो 6 8 14 और 4 18 आ चुका है, तो 21 में से 3 बच गया। टोटल करोगे तो 21 आना चाहिए यहाँ पर,
फिर बी वाला टोटल 26 के बराबर होना चाहिए। तो 26 में से देख लीजिए कि कितना, ये 6 6 12 और 8 20 आ ही चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। और सी के लिए, सी में 29 रहना चाहिए, तो 29 में से देख लीजिए कि 10 और 8 18 आ चुका है, तो 29 में से 18 जो भी, तो पीछे की तरह गया 11। और वैसे ये हमारा आंसर भी है, क्योंकि इसने बोला कि केवल सी को पसंद करने वाले, तो केवल सी वाले तो 11 ही है, ये सिर्फ और सिर्फ सी को पसंद करने वाले लोग हैं, तो 11 केवल सी। तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में विविध का 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन के अंदर ए और बी समुच्चय दे रखे हैं और एक्स एक समुच्चय दिया हुआ है, जिसके लिए आपको एक नियम दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये बराबर है एक्स समुच्चय के। और साथ में एक बात और दे रखी है कि ए यूनियन एक्स जो है वो बराबर है बी यूनियन एक्स के, ये अपने को दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि ए जो है वो बराबर है किसके, बी के। तो देखिए इसमें आपको एक संकेत दिया हुआ है, तो उस संकेत के अनुसार अपने चलेंगे। संकेत दिया हुआ है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन एक्स, ठीक है। इस नियम का अपने को यूज़ करना है। और एक अपने को दिया हुआ है कि बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। देखिए पहले तो इस नियम को ही समझ लीजिए। इसने बोला कि पहले ए और एक्स का यूनियन, ए और एक्स का यूनियन कि ए और एक्स को पहले कंबाइन कर दिया, फिर उसमें से ए को इंटरसेक्शन, ए को विनिश निकाल लिया, तो वो ए के बराबर आएगा। और बी और सी एक्स का यूनियन, बी और एक्स का यूनियन कि मान लीजिए कि ये बी है और ये एक्स है, ये बी है और ये एक्स है, तो बी और एक्स का ये यूनियन हो गया, ये बी और एक्स का यूनियन है। और इंटरसेक्शन बी कि अपने को ये देखना है कि इसमें से बी के साथ कॉमन क्या है, ये बी है, तो दोनों में जो कॉमन है वो एक्चुअल में क्या है, बी कॉमन है। कि बी यूनियन एक्स और बी में कॉमन क्या आएगा, तो बी कॉमन आएगा। अगर मैं बी और बी यूनियन एक्स की बात करूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, बी। इसी तरीके से ए यूनियन एक्स और ए में कॉमन क्या है, ए है, तो ये नियम अपने को लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे आगे किस तरीके से करना है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। और अब यहाँ पे लगा दीजिए आप बंटनता नियम, ए इंटरसेक्शन को अंदर ले जाइए, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स खाली है, यहाँ एक समुच्चय आ जाएगा। तो ए बराबर, अब किसी समुच्चय का यूनियन करना है रिक्त समुच्चय के साथ, तो ये नियम है कि समुच्चय का अगर रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन करोगे तो वो ए इंटरसेक्शन बी वापस रह जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यूनियन के अंदर ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये खाली है तो इसको छोड़ दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास एक तरीके से समीकरण नंबर 1। अब अपने सोल्व करेंगे इस पार्ट को, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने, कि b बराबर b इंटरसेक्शन a यूनियन x। मैंने क्या किया, b यूनियन x का मान a यूनियन x है तो वो लिख दिया। तो b बराबर b इंटरसेक्शन a फिर यूनियन b इंटरसेक्शन x, तो b बराबर b इंटरसेक्शन a यूनियन रिक्त समुच्चय b इंटरसेक्शन x भी रिक्त समुच्चय ही है, और फिर इन दोनों का यूनियन करो तो वापस यही आने वाला है। तो b बराबर आ गया b इंटरसेक्शन a, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों का दायां पक्ष बराबर है। यहाँ पर a इंटरसेक्शन b है, वहाँ पे b इंटरसेक्शन a के बाद एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम विनिमय नियम का पालन यहाँ पे होता ही है इंटरसेक्शन के लिए। तो दायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से अपने कह सकते हैं कि a बराबर किसके हैं, b के हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए इसी तरीके से इसमें इससे पहले एक चीज़ और अपने को दे रखी है, और वो आप वेन डायग्राम बना के भी सिद्ध कर सकते हैं। समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है, तो गुणधर्मों में वेन आरेख भी आ जाएगा कि 9वें का सेकंड पार्ट, हालांकि मैंने उसको बता दिया था किस तरह से करना है, और यहाँ पर भी इसका यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी देखिए वो है क्या 9वें का सेकंड पार्ट, उसमें आपको सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन 9वें का सेकंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और सिद्ध करना है ये बराबर होता है ए के। मतलब यही चीज़ है सेम, यहाँ पे एक्स की जगह बी कर दिया वहाँ पे उन्होंने। तो देखिए ए यूनियन बी, अगर अपने इसी के अंदर बात करें कि ये ए है और ये बी है, तो ये तो है ए यूनियन बी, ठीक है, इसको लिख लो ए यूनियन बी। और फिर इसने बोला कि ए, ये ए है, ये क्या चीज़ है, ए, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि इसने इंटरसेक्शन की बात करी है, इसने क्या करा, यूनियन और ए में कॉमन बताना कि ये यूनियन का मान है और ये सिर्फ ए का मान है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, दोनों में कॉमन सिर्फ ए है। ये तो कॉमन आ ही नहीं रहा ना, ये यहाँ पर छायांकित किया हुआ है भाग ये वाला, लेकिन यहाँ पर ये वाला भाग छायांकित नहीं किया हुआ। हाँ, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर भी छायांकित है और यहाँ पर भी छायांकित है, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है,
ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका और इसका इंटरसेक्शन कर दूं तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला आएगा, ये वाला, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो डायरेक्ट लिखना है, वेन डायग्राम बना के बता दीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और 8वें का ये मैंने आपको बोला ही था, इसको खुद को सोल्व करके देखना ही है कि b माइनस ए, मैंने आपको बोला था कि b माइनस ए का मान लिख देना यहाँ पर। 8वें का सेकंड पार्ट देखिए, इसको किस तरीके से सोल्व करना था। इसने बोला था कि a यूनियन b माइनस ए, 8वें का सेकंड, कि a यूनियन b माइनस ए, ठीक है, और ये बराबर था a यूनियन b के, a यूनियन b के। देखिए a यूनियन b माइनस ए को मैंने बोला था कि b और a डैश का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये मान है इसका। अब a यूनियन को अंदर ले जाओ तो a यूनियन b, वितरण नियम लगाना है, a यूनियन a डैश, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a और a डैश का यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय, a और a डैश का जो यूनियन है वो क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ a यूनियन b में कॉमन देख लो क्या आएगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा होता है जिसमें ये इसका उपसमुच्चय है, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो a यूनियन b आएगा, और वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है 8वें का सेकंड। देखिए एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, 1.5 का 7वां क्वेश्चन, 1.5 का 7वां क्वेश्चन, जिसमें आपको सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7वें का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7 और उसका फर्स्ट पार्ट, कि a यूनियन a डैश क्या आएगा, सामने बताना आएगा क्या। अब a और a डैश का यूनियन, कि अगर अपने ये बात करें सार्वत्रिक समुच्चय की, ये a है, ठीक है, मतलब ये तो हुआ a और ये होता है a डैश, ये बात है कि ये अंदर वाला तो हुआ a, जो बचे गया वो क्या हो गया a डैश। तो ये कह रहा है कि a और a डैश को इकट्ठा करना है, तो आप खुद देख लीजिए कि ये a है और ये बचा हुआ भाग a डैश है। जब दोनों को इकट्ठा करोगे, मतलब जब दोनों को छायांकित करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। तो ये नियम भी है इसका कि a और a डैश का जो यूनियन होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है, पहले इसके थर्ड को देख लीजिए। थर्ड ये कह रहा है कि a और a डैश में कॉमन क्या आएगा, तो ये a अंदर छायांकित किया हुआ है, a डैश को बाहर छायांकित किया हुआ है, a को अंदर छायांकित किया हुआ है, a डैश को बाहर छायांकित किया हुआ है, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो रिक्त समुच्चय। फिर इसने सेकंड के अंदर बात करी है कि रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय, फिर इंटरसेक्शन a। अब देखिए रिक्त समुच्चय का पूरक होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का आप जिस भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो तो वो वापस सेट आ जाएगा कि u का a के साथ, कि ये हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय हुआ u और ये a है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ ये होगा। और सेकंड हो गया फोर्थ लास्ट, u का कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन a। फोर्थ के अंदर u का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, तो देखिए u का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन a के साथ, रिक्त समुच्चय मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, खाली है, तो खाली का किसी भी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालो तो वो खाली ही रहेगा। तो ये कुछ नियम थे, आगे दे भी रखे थे ये नियम, इन नियमों को देखकर इसकी पूर्ति अपने को करनी थी। तो अभी अपना समुच्चय जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी इसमें कोई भी क्वेश्चन अपना पेंडिंग है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम्पल के अंदर डाउट है तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं। और अब अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अपने बात करेंगे संबंध और फलन की। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगली वीडियो के अंदर अपने उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि संबंध व फलन अभी जस्ट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, उससे पहले समुच्चय ही चलता रहेगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, हालांकि वो चैप्टर तो है संबंध और फलन, लेकिन उसके अंदर भी अपने फिर से एक बार बात करेंगे समुच्चयों की। तो समुच्चयों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए। थैंक यू।